Yes, so we are going to continue the topic of the chapter. तो हमने ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन जो है चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था इसमें से 3 मार्क्स का जो है आपका आएगा एमसीक्यू आएगा। फिलहाल जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग जो अभी आपका टर्म 1 में एग्जामिनेशन होगा। देन व्हाट इज ज्योग्राफी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। देन व्हाट ऑल डिफरेंट थिंग्स विच वी स्टडी अंडर ज्योग्राफी लाइक डिफरेंट फिजिकल फीचर्स। देन मैंने आपको ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बता दिए थे। कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं ज्योग्राफी के, बताइए जरा। कौन आंसर कर रहा है, रेज योर हैंड। हाँ, क्या नाम है आपका? सुमित। हाँ सुमित बताओ। ह्यूमन एंड फिजिकल, आगे क्या है? ज्योग्राफी है ना, फुल आंसर आपको देना है। सो 2 ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी आर ह्यूमन एंड फिजिकल ज्योग्राफी। सिट डाउन। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि फिजिकल ज्योग्राफी में और कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? कैन यू नेम डिफरेंट सब्जेक्ट्स विच कम अंडर फिजिकल ज्योग्राफी? बताइए। उस दिन मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था ना कि फिजिकल ज्योग्राफी में आप ये सारी चीजें पढ़ते हो। हमारे जो 3 रिल्म्स ऑफ द अर्थ हैं, जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो बताइए जरा। यस बताओ। ट्रोपोस्फेयर जो है, हाइड्रोस्फेयर। ओके ठीक है, सिट डाउन, वेल ट्राइड। और कोई बता सकता है हमारे अर्थ पे अगर लाइफ पॉसिबल है तो वो कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हुई है? आपको लग रहा है बिल्कुल ही जीरो, कुछ आता ही नहीं आप लोगों को। जियोमॉर्फोलॉजी, व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी? जिसमें हम लैंडफॉर्म का जो ओरिजिन होता है हमारे अर्थ पे, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स एंड आइलैंड्स हैं, डिफरेंट हमारे लैंडफॉर्म्स प्रेजेंट हैं। उन लैंडफॉर्म्स का ओरिजिन कैसे होता है एंड हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, वेयर दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में, विच इज पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। मैं आपको जस्ट रिकैप्चुलेशन करा रही हूँ तो वो भी आप आंसर नहीं कर पा रहे हो। इसमें बहुत ज्यादा है भी नहीं, अब इससे भी टफ टॉपिक आगे हैं। तो ये मैंने आपको जियोमॉर्फोलॉजी बताया था। देन आपको मैंने बताया था क्लाइमेट, क्लाइमेटोलॉजी। जब जिस वो सब्जेक्ट जो क्लाइमेट की स्टडी करता है उसको हम कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। एंड थर्ड इज दैट सब्जेक्ट विच स्टडीज अबाउट द वाटर ऑन द अर्थ, उसको हम कहते हैं हाइड्रोलॉजी। So they are the 3 important subjects in physical geography which we study in detail. जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी। बाकी आपकी इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी भी आती है और भी जो है, बट ओशनोग्राफी है, हाइड्रोलॉजी को हम ओशनोग्राफी भी कहते हैं। सो दे आर द मेन टॉपिक्स इन फिजिकल ज्योग्राफी। देन आपको मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बताया था, ऑल द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द ह्यूमन बींग्स। लाइक क्या क्या आता है ह्यूमन बींग से रिलेटेड, कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? अभी आज आप ये भी नहीं कर पाओगे क्या, बताओ। सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी, देन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सब मैंने आपको बताया था। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी को सोशल ज्योग्राफी कहा जाता है, हिस्टोरिकल नाम नहीं बोलते हैं, सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी कहा जाता है। सो दे आर द मेन ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। अब मैं आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ लेना, नहीं तो वे अभी तीसरी चौथी बार मैं आपको बता रही हूँ। देन हमने काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी इसमें पढ़े थे, लाइक एरियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एरियल डिफरेंशिएशन मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है एरियल डिफरेंशिएशन, क्या होता है बताइए। आप कुछ चीजें तो नाम वर्ड से ही बता सकते हो ना, एरियल डिफरेंशिएशन। सो व्हाट इज एरियल? एरियल मतलब क्या होता है? एरिया। एंड डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंस, वेरिएशन। आपको पता है कि वर्ल्ड के जितने भी एरियाज हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कुछ ना कुछ किसी ना किसी टर्म्स में दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो इसी को हम कहते हैं एरियल डिफरेंशिएशन। सो ज्योग्राफी स्टडीज अबाउट द एरियल डिफरेंशिएशन इन डिफरेंट टर्म्स, like how India is different from America in terms of landform, in terms of vegetation, in terms of landscape, everything. तो एरियल डिफरेंशिएशन के बारे में ज्योग्राफी में स्टडी की जाती है। एंड देन डिफरेंट और भी चीजें मैंने आपको बताई थी, आप जो है स्लाइड्स में देख सकते हैं। देन मैंने आपको बताया था अबाउट इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड नेचर, किस तरह से जो है मैन और नेचर जो है इंटरेक्ट करता है, और किस तरह से हमारा जो पहला रिलेशन था नेचर के साथ वो बहुत ही पॉजिटिव था, हार्मोनियस था, एंड नाउ हाउ इट हैज बीन चेंज्ड। ये सब आपको मैंने डिटेल में पिछली क्लास में बता दिया था। नाउ नेक्स्ट है आपका स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, अर्बन टाउन। ये सब आता नहीं एग्जाम में से, इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है।
नाउ 4 डायमेंशंस ऑफ ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में हम 4 डायमेंशंस होते हैं, मतलब किसी भी चीज के बारे में पढ़ते हैं तो उन्हें हम 4 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। लाइक फर्स्ट इज स्पेशल। स्पेशल मतलब कि वो चीज कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन उसका पैटर्न क्या है एंड फेनोमेना क्या है। तो बेसिकली हम स्पेशल पढ़ते हैं कि ये चीज कहाँ पर लोकेटेड है। देन दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, उस चीज को हम मैन और नेचर के रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। तो मतलब उसका मैन और अगर वो नेचुरल चीज है या मैन मेड चीज है तो उसका नेचर और मैन के साथ क्या इंटर रिलेशनशिप है। मतलब ज्योग्राफी का एक बहुत अहम हिस्सा है मैन और नेचर इंटर रिलेशनशिप। अगर हम सिर्फ नेचर के बारे में पढ़ते रहेंगे, हाउ जो है प्लेट टेक्टोनिक क्या है या फिर नेचुरल चीजें कैसे बनी, तो फिर वो जो है सोशल साइंस का हिस्सा नहीं रह जाएगा, वो साइंस कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी एक सोशल साइंस क्यों है, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ ये साइंटिफिक सब्जेक्ट भी है और आपका आर्ट्स का सब्जेक्ट भी है। बिकॉज इसमें हम नेचर के बारे में तो स्टडी करते हैं साइंटिफिकली प्रूफ के साथ, बट हम उसका नेचर का रिलेशनशिप ह्यूमन बींग्स के साथ कैसा है उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। क्योंकि एवरीथिंग जो हमारे अर्थ पे है, 2 ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं, मैन एंड नेचर। और इस मैन और नेचर के इंटर यही है, और कुछ है क्या? मैन और नेचर ही 2 इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं। अगर हम नहीं होते तो हम फिर इतनी स्टडी भी नहीं करते। तो मैन और नेचर का जो इंटर रिलेशनशिप होता है उसको हम ज्योग्राफी में बहुत ही गहराई से स्टडी करते हैं। देन टेक्नोलॉजी के बारे में हम स्टडी करते हैं, किस तरह की जो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है। एंड देन टाइम, जो भी हम स्टडी करते हैं वो हम टाइम के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। अब पॉपुलेशन पहले कैसी थी, अब कैसे है और आगे कैसे होने वाली है, तो ये हम टाइम के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी में हर चीज की स्टडी करते हैं। तो टाइम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अप्रोचेज ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडी। हम जब भी ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं तो हम कौन से 2 अप्रोचेस, कौन से मेथड्स यूज करते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मतलब हमारे जो भी ज्योग्राफर्स रहे हैं जिन्होंने कोई भी चीज़ की स्टडी की है, चाहे क्लाइमेट की, चाहे नेचुरल वेजिटेशन की, चाहे माउंटेन्स की, तो उन्होंने कौन से अप्रोच यूज किए हैं उसके बारे में दिया हुआ है, जिसको हम कहते हैं 2 अप्रोचेज हैं। एक है आपका सिस्टमैटिक अप्रोच और दूसरा है आपका रीजनल अप्रोच। ठीक है, रीजनल को तो हिंदी में शायद क्षेत्रीय अप्रोच का उपागम कहा जाता है, तो आप ये याद रखिएगा, सिस्टमैटिक अप्रोच एंड रीजनल अप्रोच। अब ये सिस्टमैटिक और रीजनल अप्रोच क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सिस्टमैटिक अप्रोच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, सिस्टमैटिक अप्रोच किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये एक बहुत ही फेमस जो है आपके शायद जर्मनी के थे, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत ही फेमस ज्योग्राफर थे, पुराने ज्योग्राफर थे ये। तो इनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इन्होंने ज्योग्राफी की जो स्टडी की उसका क्या नाम रखा? सिस्टमैटिक अप्रोच। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, उसकी स्टडी हमें सिस्टमैटिक तरीके से करनी चाहिए और इसको उन्होंने नाम दिया सिस्टमैटिक अप्रोच। अप्रोच मतलब तरीका। जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, आप हिस्ट्री पढ़ते हो, हर सब्जेक्ट का पढ़ने का एक तरीका होता है। तो उन्होंने कहा कि ज्योग्राफी को हमें सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना चाहिए। तो उसको किसने बोला? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। देन सिस्टमैटिक अप्रोच स्टडीज अ फेनोमेनन ऑल ओवर द वर्ल्ड। देन जो सिस्टमैटिक अप्रोच होता है वो बहुत ही वाइड अप्रोच होता है। और फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, हमें अगर स्टडी करनी है सपोज फॉरेस्ट की, अगर हमारा टॉपिक फॉरेस्ट है तो सिस्टमैटिक अप्रोच फॉरेस्ट को कैसे पढ़ेगा? सिस्टमैटिक अप्रोच फॉरेस्ट को थ्रू आउट द वर्ल्ड के अकॉर्डिंग पढ़ेगा। मतलब वर्ल्ड में जितने भी फॉरेस्ट हैं उनको वो लेकर, पूरे एरिया को लेगा, पूरे वर्ल्ड के जो भी फॉरेस्ट है उनको लेकर वो स्टडी करेगा। तो सिस्टमैटिक में पूरा वर्ल्ड कवर होता है, मतलब पूरा लार्ज एरिया कवर होता है। और लेकिन जो रीजनल होता है उसमें अलग होता है, जो मैं भी एक्सप्लेन करूंगी आपको। सो सिस्टमैटिक अप्रोच टेक्स इनटू अकाउंट अ वाइडर एरिया, एक बहुत ही बड़ा जो होता है पूरा उसको अप्रोच लेकर चलता है। कोई भी टॉपिक, सॉइल ले लिया, फॉरेस्ट ले लिया या पॉपुलेशन ले लिया, तो वो पूरे वर्ल्ड के को लेके चलेगा, मतलब वाइड एरिया को लेके चलेगा और उसकी स्टडी करेगा। देन इट इज अ जनरल ज्योग्राफी। जनरल मतलब कि एक बहुत ही जो आम तरीके से, मतलब बहुत ही कॉमन वे में ये ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं, सिंप्लीफाइड वे में स्टडी करते हैं। वेयर एज रीजनल ज्योग्राफी इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल रिटर। ठीक है, कौन से ज्योग्राफर ने इंट्रोड्यूस किया था? कार्ल रिटर। मैं आपको ये पीपीटी भेज दूंगी, आप इस पीपीटी को देख लेना। ठीक है, सो रीजनल अप्रोच जिसको हम क्षेत्रीय जो है उपागम भी कहते हैं, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल रिटर and he studies any particular region considering all geographical phenomena of that region and it is a specific approach। अब सुन लो दोनों का डिफरेंस क्या है। जो सिस्टमैटिक है वो आपका जनरल है, वेयर एज जो रीजनल है वो आपका स्पेसिफिक है। ठीक है,
जब हम रीजनल सिस्टमैटिक में पढ़ते हैं तो हम पूरा जो है जनरल चीजें ले लेते हैं, पूरा एक वाइड एरिया ले लेते हैं, लेकिन जब हम रीजनल पढ़ते हैं, रीजनल वे में पढ़ते हैं, तो हम एक पर्टिकुलर एरिया लेते हैं। हमने एक छोटा सा एरिया लिया और उसको हम पूरे टोटलिटी में स्टडी करते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक में हम सिर्फ एक चीज को लेते हैं, लाइक हमने फॉरेस्ट लिया, हमने एग्रीकल्चर लिया या हमने वाइल्ड लाइफ लिया, तो हम एक टॉपिक को लेंगे और पूरे वर्ल्ड में उसको स्टडी करेंगे। लेकिन जब हम रीजनल लेते हैं तो हम एक पर्टिकुलर छोटे एरिया को लेते हैं, स्मॉल रीजन को लेते हैं, क्षेत्र को लेते हैं, और उसमें जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उन सबकी टोटल स्टडी करते हैं। मान लो हमारा एरिया क्या है स्टडी का, ऋषिकेश, तो ऋषिकेश में वेजिटेशन कैसा है, वाइल्ड लाइफ कैसा है, वहाँ पे मैन नेचर इंटर रिलेशनशिप क्या है, यहाँ पे रीजनल जो है आपका कॉम्पोजिशन कैसा है, लैंग्वेज कॉम्पोजिशन कैसा है, मतलब हर चीज हम टोटलिटी में स्टडी करेंगे ऑफ अ स्मॉल एरिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, रीजनल अप्रोच, ठीक है। जैसे हम प्लानिंग जब करते हैं, अगर मैं आपको एक दूसरी तरीके से बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो वो भी हम सिस्टमैटिक और रीजनल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो जब भी हमने क्या किया कि हमने सिर्फ एग्रीकल्चर को लेकर अगर प्लानिंग की, हमारी केंद्र सरकार ने सिर्फ एग्रीकल्चर को लेकर अगर प्लानिंग की, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक प्लानिंग। मतलब पूरे इंडिया में फिर किसके डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, ओनली एंड ओनली एग्रीकल्चर, और उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना रखा है, एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है उसको बना दिया, मिनिस्ट्री बना दी, तो वो मिनिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करेगी। हमारी जो एचआरडी मिनिस्ट्री है वो किसके ऊपर फोकस करती है, ऑन एचआरडी मिनिस्ट्री। सुना है आपने, एचआरडी का नाम नहीं सुना है? व्हाट इज एचआरडी मिनिस्ट्री, नहीं सुना आप लोगों ने? एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसमें आपका एजुकेशन भी उसी में आता है। मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, और हमें पता है कि अगर हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन डेवलप हो गई तो हमारी कंट्री भी डेवलप हो जाएगी। तो इस पर्पस के लिए ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन बींग्स को डेवलप करने के लिए हमारे देश की जो हमारी जो संविधान है तो नहीं बनाया, लेकिन हमारी जो पार्लियामेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने एक नई मिनिस्ट्री बनाई, उसका नाम था एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। ताकि एजुकेशन, हेल्थ, वेलबींग, वोकेशनल एजुकेशन, ये सब के सब किस में आते हैं, एमएचआरडी में। आपका एजुकेशन भी उसी में आता है, जिसके अभी निशंक पोखरियाल जो थे ना उसके हेड थे, अभी तो शायद हट गए, तो कोई दूसरा कोई बना है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। आप लोगों को पता है उनका क्या नाम है, कुछ धर्मेंद्र करके कुछ पूरा नाम है, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोगों का ये होमवर्क है, आप मुझे कल पता करके बताएंगे कि एमएचआरडी का अभी हेड कौन है, क्योंकि अभी इससे पहले मैम धर्मेंद्र प्रधान। हाँ देखो क्या नाम है आपका, बॉबी, मैम बॉबी। हाँ तो बॉबी ने भी देखो आंसर किया है धर्मेंद्र प्रधान, वही मुझे धर्मेंद्र नाम याद था, सरनेम याद नहीं था। धर्मेंद्र प्रधान जो है अभी जो है एमएचआरडी के हेड बने। तो आपके एजुकेशन से रिलेटेड जो भी डिस्कशन होते हैं या जो कानून बनते हैं, जो भी पॉलिसीज बनती हैं, वो एमएचआरडी लेती है, ताकि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको डेवलप किया जा सके, ठीक है। उससे पहले निशंक पोखरियाल थे। तो ये आपका सिस्टमैटिक ज्योग्राफी का एक पार्ट आ जाएगा। इस तरह की जो अप्रोच होते हैं उसको हम सिस्टमैटिक कहते हैं। लेकिन सपोज हमने क्या किया, हमने सिर्फ उत्तराखंड को लिया, ठीक है ना, हमने सिर्फ उत्तराखंड को लिया और उत्तराखंड को लेकर हमने कहा कि उत्तराखंड को हमें पूरा डेवलप करना है टोटलिटी में, यहाँ की सड़कें, यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ का एग्रीकल्चर, यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमें करना है, तो हमें सब कुछ यहाँ पे डेवलप करना है, ह्यूमन रिसोर्स भी हमें डेवलप करनी है। तो उसको हम क्या कहेंगे, रीजनल अप्रोच, because we have taken into account a particular region and we are developing that region in its totality, पूरा का पूरा हम उसे डेवलप कर रहे हैं, जिसको हम रीजनल अप्रोच कहते हैं। कभी कभी जो गवर्नमेंट्स होती है वो पर्टिकुलर एरिया को लेकर प्लान्स लेकर आती है, लाइक ट्राइबल प्लान लेकर आ गई या हिल एरिया डेवलपमेंट प्लान लेके आ गई, तो वो एरिया जो कि हिली एरियाज हैं वहां पे सरकार उनको अडॉप्ट करती है और वहां पे डेवलपमेंट वर्क चलाती है, तो उसको हम रीजनल अप्रोच कहते हैं, ठीक है। तो आपके जो हमबोल थे उन्होंने कहा था कि हमें ज्योग्राफी को एज ए होल पढ़ना चाहिए, सिस्टमैटिक जो है सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना चाहिए, जबकि कार्ल रिटर जो थे उन्होंने कहा था कि हमें ज्योग्राफी में रीजनल अप्रोच लेना चाहिए, हमें एक एरिया लेना चाहिए और उस एरिया के पूरे जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको स्टडी करना चाहिए। जबकि सिस्टमैटिक ने कहा कि हमें एक ही चीज लेनी चाहिए, अगर हम क्लाइमेटोलॉजी ले रहे हैं तो हमें सिर्फ क्लाइमेटोलॉजी को डिटेल में पढ़ना चाहिए, हम फॉरेस्ट ले रहे हैं तो हमें फॉरेस्ट को डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो ये जो है दो अप्रोचेस आए थे। Then approach systematic systems are considered as basic unit of geography. Example: climate, soil, natural vegetation, population, mineral and
रिसोर्सेज। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग जो हमारा ज्योग्राफी है उसमें डिफरेंट जो यूनिट्स होती हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और वो यूनिट्स कौन कौन सी है जो मैंने अभी आपको नाम बताए। देन नेक्स्ट है हमारा रीजनल, जो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। रीजनल में हम क्या लेते हैं, एरिया। रिकॉर्डिंग, ठीक है। सो रीजनल में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सिस्टमैटिक में यूनिट्स ली जाती है, लाइक एग्रीकल्चर, टेम्परेचर, क्लाइमेट, ये सब लिया जाता है, वेजिटेशन। वेयर एज इन रीजनल ज्योग्राफी एरियाज आर टेकन इनटू अकाउंट। अब रीजन से ही नाम समझ में आ रहा है, एरिया और क्षेत्र। एक पर्टिकुलर हम एरिया लेते हैं, लाइक इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल, पोलर, टेम्परेट एंड, या फिर हम किसी भी देश को ले सकते हैं। और अगर देश के अंदर हम कर रहे हैं तो फिर हम किसको लेंगे, किसी भी स्टेट को या किसी भी डिस्ट्रिक्ट की स्टडी हम कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया, टू अप्रोचेज टू स्टडी ज्योग्राफी। वन इज, कौन सा फर्स्ट अप्रोच है, सिस्टमैटिक। दूसरा कौन सा है, रीजनल। कार्ल रिटर ने कौन सा जो अप्रोच को सपोर्ट किया था, कार्ल रिटर, रीजनल। और सिस्टमैटिक को किसने सपोर्ट किया, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। नाउ ड्यूअलिज्म इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में ड्यूअलिज्म भी होता है। ड्यूअलिज्म का मतलब क्या होता है, दैतवाद। हिंदी में ड्यूअलिज्म को कहते हैं दैतवाद। इसका मतलब क्या होता है कि इट रिफर्स टू डेवलपिंग टू टाइप्स ऑफ व्यूज और ओपिनियंस ऑन एनी टॉपिक और इशू। मतलब ज्योग्राफी में ड्यूअलिज्म बहुत होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कहा कि ये जो माउंटेन है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो एक जो ज्योग्राफर होगा वो अपना व्यू देगा, जो दूसरा होगा वो अपना व्यू देगा। वैसे तो आप मैक्सिमम सब्जेक्ट देखोगे तो उसमें ड्यूअलिज्म होता ही होता है, कि मतलब कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता जो कि एक आदमी बोले और उसी को सब लोग मान ले, है ना। तो ड्यूअलिज्म अधिकतर कॉन्सेप्ट्स पे होता है कि अगर हमने कहा कि, मैंने कहा कि अच्छा जो है जो भी हमारे प्लेट्स हैं वो रुके हुए हैं, तो दूसरा बोलेगा कि नहीं, प्लेट्स जो है वो हमेशा मूव करते रहते हैं, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं दे आर ऑलवेज मूविंग। तो हमेशा दैतवाद रहता है, ड्यूअलिज्म रहता है। अगर ज्योग्राफी में एक अप्रोच आता है तो कोई दूसरा उसको, उसके बारे में जो भी अपने व्यू पॉइंट्स देता है वो उससे क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो हम हर पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर मतलब डिफरेंट, एक टॉपिक पर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज का जब आना होता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूअलिज्म। मैंने आपसे जैसे पूछा कि अच्छा में जो है ज्योग्राफी हम नंबर कैसे स्कोर कर सकते हैं बेहतर, तो एक बच्चा कुछ और बोलेगा, एक कुछ और बोलेगा। तो एक ही टॉपिक में बहुत सारे व्यू पॉइंट जब आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूअलिज्म कहते हैं, दैतवाद। During the course of its development, the subject of geography not got subjected to certain dualism. It depends on emphasized study. This led to wide-ranging debates. तो ये हर सब्जेक्ट में होता है, चाहे केमिस्ट्री ले लो, चाहे बायो ले लो, किसी भी सब्जेक्ट का जब कोई कॉन्सेप्ट देना होता है, कोई विचारधारा देनी होती है, तो उस पर ड्यूअलिज्म आता है और लोगों में फिर क्या स्टार्ट जाता है, डिबेट। नाउ ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच। फिजिकल ज्योग्राफी तो है ही, देन फिलोसफिकल ज्योग्राफी, मेथड्स एंड टेक्निक्स एंड ह्यूमन, ये सब इतने नहीं आते तो इसको हम बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे। इसको हम देखते हैं, देखो अब ज्योग्राफी में मेन क्या है आपका, क्लाइमेटोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी है। जियोमॉर्फोलॉजी किसकी स्टडी करता है, स्टडी ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, लैंड फॉर्म्स। क्लाइमेटोलॉजी, एटमॉस्फेयर। हाइड्रोलॉजी, वाटर। सॉइल ज्योग्राफी, सॉइल, ठीक है। ये सब जो है आपके फिजिकल ज्योग्राफी के ब्रांचेस हैं। प्लांट ज्योग्राफी, जू ज्योग्राफी मींस स्टडी ऑफ एनिमल्स। इकोलॉजी, इकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इकोलॉजी आप समझते हो ना, प्लांट और ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स का इंटरेक्शन। एंड देन इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, ये सब आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी के फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट है। देन आता है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें आपके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, लाइक सोशल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। और इसको काफी डिटेल में दिया हुआ है, तो आप इसकी स्टडी कर लीजिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योग्राफी है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस क्या है, फर्स्ट, लैंड फॉर्म्स प्रोवाइड द बेस ऑन विच plains are utilized for agriculture, plateaus provide forest and minerals, and mountains etc. तो बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना हमें जरूरी है, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी चलेगा। आप वैसे तो आप हर चीज देखते हो कि आपके सामने माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन है, लेकिन क्या आप खुद बैठ के कभी डिटेल में सोचते हो कि प्लेट्यूज मतलब कैसे बने होंगे,
या इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, आप प्लेन एरियाज क्या है, माउंटेन्स कैसे बने होंगे, आप खुद ऐसे बैठ के नहीं सोचोगे। तो उसका आंसर आपको कहाँ पे मिलता है, ज्योग्राफी में। ठीक है, तो हमें लैंडफॉर्म्स के बारे में जानने का मौका मिलता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, वेदर दे आर प्लेट्यू, माउंटेन्स और प्लेन एरियाज। और हर डिफरेंट टाइप्स के जो लैंडफॉर्म्स होते हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। लाइक प्लेन जो होते हैं वो किसके लिए सबसे बेस्ट होते हैं, एग्रीकल्चर के लिए। जितनी भी कृषि होती है वो कहाँ पर होती है, प्लेन एरिया में होती है। प्लेट्यूज होते हैं, हाउ प्लेट्यूज आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज दे प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, खनिज, जितने भी खनिज मिलते हैं, चाहे लोहा, ये सब जो भी आपके आयरन ओर, ये सब ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, प्लेट्यू एरियाज में, प्लेन्स में नहीं मिलते। ठीक है, तो प्लेट्यूज में मिलेंगे, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। तो प्लेट्यूज जो होते हैं, पठार होते हैं, वो फॉरेस्ट में भी काफी रिच होते हैं। एंड देन माउंटेन्स में क्या मिलते हैं, माउंटेन्स दे प्रोवाइड पैश्योर एंड टूरिस्ट स्पॉट्स। तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए ज्योग्राफी पढ़ना जरूरी है, फिजिकल ज्योग्राफी बेसिकली। तो हमें डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में पता चलता है एंड देयर इंपॉर्टेंस, कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। फॉरेस्ट फर्टाइल सॉइल कैन बी यूज्ड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। जो मृदा होती है, जो सॉइल होती है, वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर बायोस्फीयर। जो लैंड होता है उस पर जो है ह्यूमन लाइफ स्टैब्लिश होती है। अगर भूमि ना हो तो क्या ह्यूमन लाइफ सर्वाइव कर पाएगी, और ह्यूमन लाइफ ही नहीं, ना पेड़ पौधे जो है वो उनका ग्रोथ हो पाएगा, ना कोई भी चीज सर्वाइव कर पाएगी। तो लैंड जो होता है काफी इंपॉर्टेंट है, और लैंड की स्टडी हम किसमें करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में। इसलिए फिजिकल ज्योग्राफी का पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट होता है। देन हम किसकी स्टडी करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट का भी पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हमें डिफरेंट एरियाज क्लाइमेट के बारे में पता चल जाएगा तो हम बहुत कुछ चीजें समझ सकते हैं। लाइक अगर हमें एग्रीकल्चर करना है तो भी हमें क्लाइमेट के बारे में पता होना चाहिए। आप जो किसानों को देखते हो, फार्मर्स को देखते हो, उनको पूरा आइडिया होता है ना कि कब बारिश होती है, कब बारिश कम होती नहीं होती है, और उसी अकॉर्डिंग जो है हम अपने खेतों में क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। लाइक हमें पता है कि जून के टाइम में बारिश स्टार्ट हो जाएगी, तो हम लोग क्या ग्रो करते हैं, चावल, क्योंकि चावल को पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। देन जैसे ही सर्दियों का मौसम अभी आएगा तो हमें पता है कि अभी टेम्परेचर कम हो जाएगा, विंटर का सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो हम लोग क्या ग्रो करते हैं अपने खेतों में, वीट, क्योंकि वीट का टेम्परेचर कम चाहिए होता है, ठंडी का मौसम चाहिए होता है। तो बेसिकली जो भी क्लाइमेट होता है वो हमारे पूरे लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करता है। आपको मैंने इससे पहले बताया था ना कि जैसा क्लाइमेट होता है वैसे ही हमारे कपड़े होते हैं, वैसे ही हमारी क्लोथिंग का सिस्टम होता है, वैसे ही हमारा फूड हैबिट भी होती है, वैसे ही हमारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस भी होते हैं। लाइक हमारी जो लाइफ है वो हमारे जो रशियन काउंटर पार्ट है उनसे डिफरेंट है। जो रशिया के लोग होते हैं, या फिर आप यहाँ पे हिमालय में चले जाओ, लेह लद्दाख में जो लोग रहते हैं, उनकी लाइफ हमारे हमारे से बिल्कुल डिफरेंट है। वाई तो डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट। वो हमसे ज्यादा थिक जो है कपड़े पहनते हैं, उनका खाना भी डिफरेंट होता है, उनका जो कल्चर है ट्रेडिशन भी अलग होता है। तो जैसा आपका क्लाइमेट होगा वैसी ही आपकी लाइफस्टाइल होती है। That climate also influences on vegetation, cropping pattern, livestock, farming and industries. And then climate हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। जैसा क्लाइमेट लाइफ है, बिकॉज हमारा टेम्परेचर कैसा होता है, वार्म होता है, मतलब ना बहुत ठंडी। और अगर आप पोलर एरियाज में चले जाओ तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा क्लाइमेट होता है। इंडिया में माउंटेनियस एरियाज में वहां पे परमानेंट स्नोफॉल होती है, तो वहां पे पेड़ पौधे मिलते हैं कॉनिफरस, जो होते हैं वो मिडिल शेप में होते हैं। तो इस तरह के पेड़ पौधे वहां पे फर है, स्प्रूस है, देवदार है, इस तरह के पेड़। तो जो भी ट्री में वेजिटेशन होता है, जो वहाँ की एनिमल लाइफ होती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्लाइमेट। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे, वहाँ पे होगे तो वहाँ पे पेड़ों की होती है, ग्रीन का बसंत आ गया है ना, तो होता है जिसमें वहाँ पे जो लीव्स होते हैं उनका कलर बिल्कुल चेंज रहता है। मतलब वहाँ पे पर्पल हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, ये देन हो जाएगा। सेम प्लांट्स आपको यहाँ पे देखने को इंडिया में नहीं मिलेंगे। वी आर नियर टू द इक्वेटर, हमारे यहाँ पे गर्मी
ज्यादा होती है, और आपके जो यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज है इक्वेटर, वो इक्वेटर से दूर है, वहां पे विंटर्स ज्यादा होते हैं। हमारे इंडिया में आपने देखा कभी स्नोफॉल होते हुए? तो हो रहे हैं हमारे यहाँ जो है गर्मी नहीं रहती, मतलब बहुत जनवरी या दिसंबर में ही हल्का ज्यादा ठंड होती है, वरना तो ठंड होती भी नहीं है। नॉर्वे चले जाइए, स्वीडन चले जाइए, क्योंकि ये बहुत ऊपर है, इंसान रहता है वो किससे इन्फ्लुएंस है? क्लाइमेट से प्रेसिपिटेशन होता है, सनलाइट, सब कुछ इसी से इन्फ्लुएंस होती है। हमारे घर भी वैसे बने होते हैं, ये सब चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं, तो इसलिए हमें क्लाइमेट की स्टडी करना भी बहुत जरूरी है, एंड क्लाइमेट इज पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। देन इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द इंट्रिकेट रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड, हम फिजिकल ज्योग्राफी की अगर स्टडी करें तभी हम मैन और नेचर की इंटर रिलेशनशिप को समझ सकते हैं। चैप्टर आपका फिनिश होता है। बेसिकली ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस। शायद स्लाइड्स कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये चैप्टर में बहुत सारी चीजें दी गई होंगी। 2 ब्रांचेस है, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, उनके भी अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, उनके भी आप कौन से ब्रांचेस हैं वो आपको स्टडी करना है। एंड देन अप्रोचेस ऑफ स्टडी ज्योग्राफी, जो आपको मैंने बताया, सिस्टमैटिक एंड रीजनल अप्रोच, तो इन दोनों को आपको पढ़ना है। देन हाँ, बस इतना ही टॉपिक है आपका। एंड देन जो मैंने मैन और नेचर का इंटर रिलेशनशिप आपको बताया कि हाउ पहले जो था मैन वाज पैसिव एंड नेचर वाज एक्टिव, एंड नाउ मैन इज एक्टिव एंड नेचर इज पैसिव। तो मतलब इनका कैसे रिलेशनशिप चेंज हुआ, ये सब आप स्टडी करोगे, और बहुत ही जो है कुछ ऐसा टफ नहीं है इसमें, तो आपको इतनी स्टडी करनी है इस चैप्टर की।